जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने एपीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो 2006 वाला पेपर था उसके जीएस वाले सेक्शन, अब हम देखेंगे जो 2006 में लॉ वाला सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लॉ का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मजिस्ट्रेट ने समक्ष जब सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है, अ ने कोई अपराध नहीं किया, अ ने मानहानि का अपराध किया है, अ ने मानहानि का अपराध किया है, किंतु वह भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के अंतर्गत अपना बचाव कर सकता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त में से कोई, ऑप्शन डी। बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो ये है धारा 228 का। अब आपको जो नया वाला वो है उसमें देख के बताना है न्याय संहिता में। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न का दृष्टांत है? तो ये हो जाएगा आपका ब की मृत्यु कारित करने के आशय से ब के कमरे में टंगे हुए कोट को ब समझकर उस पर गोली चलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति दायित्व के अधीन होता है, मानो कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड विरल में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। अभी निर्धारित किस में किया गया था? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य वाले केस में। तो बच्चन सिंह केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने का अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ये किस में कहा गया था? तो ये कहा गया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है, 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग जो अपराध गठित करेगा वह क्या होगा? तो वह होगा आपका बलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं यदि वह किया जाता है तो पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक नियोजक अपने कर्मचारियों के वेतन से कतिपय प्रतिशत अंश यह कहकर काट लेता है कि भविष्य निधि के लिए यह उनका अंशदान है, किंतु उसे कोष में जमा नहीं कराता है। तो नियोजक क्या करता है? ये आपराधिक न्याय भंग कर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत निर्दयता में निहित स्त्री का उत्पीड़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार से दिल्ली से आगरा तक की यात्रा पर था, ब उसे रास्ते में मिला तथा बीच के नगर मथुरा तक लिफ्ट देने के लिए प्रार्थना की। अ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, परंतु मथुरा आने पर उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी ब को वहाँ नहीं उतारा। ब को उसकी इच्छा के विरुद्ध आगरा तक जाना पड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि असदोष प्रतिरोध के अपराध का दोषी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी उसको मामूली सजा देता है। इस मामले में जो भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर। नेक्स्ट है, अ के विवाह का अनुष्ठान ब के साथ प नामक पुरोहित द्वारा यह जानते हुए कराया जाता है कि विवाह अवैध है, क्योंकि अ पूर्व से ही विवाहित है। विवाह के समय अ का पिता स तथा अन्य 2 व्यक्ति द व न उपस्थित रहते हैं। इस मामले में केवल पुरोहित प द्विविवाह के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित हैं? तो बताना है कौन कौन सा इसमें सही है। तो देखिए कौन कौन सा है, KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, तो ये सही है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आसाराम, तो ये बलात्संग का, ये भी सही है। और हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये दहेज मृत्यु से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। इस पर नेक्स्ट है, लोक अप्रदूषण के समान प्रकार के लिए दंड उपबंधित है, तो ये किस में है? ये आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 290 में। इस बाद अगला प्रश्न हमारा, अधिवक्ताओं ने एक आंदोलन के कारण न्यायालय की कार्रवाइयों में भाग लेना बंद कर दिया तथा सत्याग्रह किया। एक समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में यह आलोचना की, क्या एक वर्ग के रूप में अधिवक्ताओं का हड़ताल पर जाना उचित है? अधिवक्ताओं को कांजिया दलाल अर्थात विवाद दलाल के नाम से संपादकीय लेख में संबोधित किया गया था। ठीक, तो समाचार पत्र का संपादक मानहानि कारित करने के अपराध का दोषी नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकनाटन नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है। इसका जो संबंध होता है तो ये होता है आपका बोध शक्ति के पूर्ण लोप से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए कार्य युक्ति युक्त तथा सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है? तो ये कहा गया था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मना स्थिति है। तो ये होता है आशय अथवा। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसा करार आपराधिक षड्यंत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ अपने कुत्ते को ब के ऊपर उसकी सहमति के बिना ललकारता है तो अ किस चीज़ का दोषी होगा? और जो दोषी होगा आपराधिक बल प्रयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 के अंतर्गत एक सा अपराधी जो क्षमादान की शर्तों को पूरा नहीं करता का झूठा साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण हो सकता है, लेकिन निम्न की अनुमति से। तो किसकी अनुमति चाहिए? ये चाहिए उच्च न्यायालय की। इस बार नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है उस न्यायालय के लिए। तो ये किसके लिए किया जा सकता है? ये भारत में किसी भी स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? तो ये धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अब आप बताएंगे लेटेस्ट के हिसाब से क्या। नेक्स्ट है, असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है? तो ये हाँ। नेक्स्ट है, क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सशक्त है अपनी उपस्थिति में तलाशी किए जाने का आदेश दे सकता है? तो ये हाँ, धारा 103 दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट है, समन मामले का अर्थ क्या होता है? तो एक ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? तो ये है आपका जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक विवाहित पुत्री जिसका पति बेरोजगार है कि भरण पोषण का दायित्व पुत्री के पिता का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 सब-2 के अंतर्गत संस्थित मामले में अपनाई गई विचारण प्रक्रिया होती है। तो ये होती है पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का विचारण। अगला जो प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है? तो ये धारा 353। इसके बाद नेक्स्ट है, धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वत्व निर्धारण करना। निम्न में से किस मामले में यह कहा गया है? तो ये कहा गया आपका भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून केस। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्णय सुनाए जाते समय किस मामले में अभियुक्त की उपस्थिति अभिमुक्त की जा सकती है? तो जब न्यायालय में अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से पूर्व में ही अभिमुक्त प्रदान कर दी हो और जब निर्णय दोष मुक्ति का तो सी हो जाएगा, ये अभी दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह समन मामले का विचारण वारंट मामले की तरह कर सकता है जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा वह दंडनीय है 6 माह से अधिक कारावास के लिए। ऑप्शन ई से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक दांडिक विचारण में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को दोषी पाने पर दंडादेश से पूर्व अभियुक्त की सुनवाई अवश्य होगी। तो ये होगा आपका गलत समन मामलों में यह आवश्यक। नेक्स्ट है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किस धारा में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो ये 260 से 265। अगला जो हमारा प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा, जहां कोई निजी या अन्य अधिकृत व्यक्ति किसी अभियुक्त को बंदी बनाकर पुलिस की अभिरक्षा में देने का अधिकार रखता वहां ऐसा निजी व्यक्ति बंदी व्यक्ति की तलाशी ले सकता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्न शक्ति प्राप्त है। कौन कौन शक्ति प्राप्त है? अंतरिम भरण पोषण तथा कार्रवाइयों के व्ययों का प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी मामले में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो मामले का तब तक न कोई विचारण करेगा, न ही विचारार्थ सुपुर्द करेगा, न ही कोई अपील ऐसे मामले में सुनेगा जब तक कि उसके अपीली न्यायालय की अनुज्ञा न ली गई हो। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि दंड संहिता के अध्याय 8 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अतिक्रमण में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका मधुलिमय बनाम SDM मुंगेर केस। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 459 में 10 रुपये से कम शब्दों को किन शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका हो जाएगा आपका 500 रुपये से कम। इसके बाद जहां दो या अधिक न्यायालयों के मध्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग विवादित हो, ऐसे न्यायालय में विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थता के अंतर्गत हो तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत विषय विनिश्चित किया जाएगा ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा जिसके क्षेत्र में कार्यवाहियां प्रथम प्रारंभ हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के दंडनीय अपराधों के लिए परिसीमा काल है, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट है, पुलिस अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति अधिकतम कितने दिनों की है? तो ये है आपकी 90 दिन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है, जिसकी जो अवधि है वो कितनी होगी? 7। नेक्स्ट है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भाग में नियोजन किया जा सकता है? तो ये है 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामले संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिसमें अदावाकृत संपत्ति माल खाने में रखी गई है। तो ये हो जाएगा आपका 6 माह से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजा तो उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो ये होता है प्रभारी अधिकारी। नेक्स्ट है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह है विभागीय कार्रवाई। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इतिवृत्तों हिस्ट्री सीट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन बताना है तो वर्ग ख की हिस्ट्री सीट 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है और उसे तारांकित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परिरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। कब? जब निरीक्षक की पंक्ति में अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के विनियम का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है? तो यह है अध्याय 8। नेक्स्ट है, केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जब और जहां पुलिस अधीक्षक से अन्वेषण की प्रगति से संबंधित जानकारी के लिए उसे तलब किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में कौन सा पैरा मृत्यु उपरांत परीक्षण एवं प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह है आपका 139। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जा सकती है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश बनाम हरिश्चंद्र सिंह। जो हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए हम इसको मिलाते हैं, देखते हैं। तो जो पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण है ये हो जाएगा धारा 8 से। रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति ये हो जाएगा धारा 14। इसके बाद ग्राम पुलिस अधिकारी ये हो जाएगा आपका धारा 101 और लोक जमाओं और जुलूसों का विनिमय, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है यह है कि मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे।
कौन सा? जो उस जिले में विचारण के योग्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया है कि केस डायरी का उपयोग अभियुक्त नहीं कर सकता? अभियुक्त अथवा उसका अधिवक्ता न तो केस डायरी मंगवा सकता है, न ही उसके अवलोकन का दावा कर सकता है। तो ये मुकुंद लाल बनाम भारत संघ। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन कर। नेक्स्ट है, जहाँ की अनेक दस्तावेजों को एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेष सब की अंतर्वस्तु का प्रात। नेक्स्ट है, दांडिक मामलों में यह तथ्य है कि अभियुक्त का चरित्र अच्छा है, सुसंगत है, यह कथन है। कारण क्या है? दांडिक मामलों में अभियुक्त का बुरा चरित्र सर्वदा असंगत है। नीचे दिए गए कोड की सहायता जो सही उत्तर ये चूज करना है, इसको देखते हैं क्या होगा हमारा। ये तो हमारा क्या है? सही है, लेकिन जो उसका रीजन है वह गलत है, तो सी हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विधिमान्य वैवाहिक संबंध है? तो ये हो जाएगा आपका न्यायालय प्रथा का न्यायिक संबंध। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है? यह है धारा 140। फिर है, अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होती है, तो ये जो कि उस समय की गई हो जब व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तथा वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई हो। नेक्स्ट है, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है वैज्ञानिक साक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमोघ दिन कोलकाता में अपराध किया? इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है? तो ये है आपका यह कि क उस दिन मुंबई में था। नेक्स्ट है, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी? तो ये हो जाएगा वेश्या। ये देखिए लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन सेम रिपीट, इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके रिपीटेड आ जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगतता और संस्वीकृति है, तो ये क्या हो जाएगा? न तो समानार्थी और न ही सह। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अधिकथित करता है जिसका क प्रत्याख्यान कर क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में जिसमें ग ने उसी मार्ग का अस्तित्व अभिकथित किया था प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व। तो ये हो जाएगा सुसंगत है, किंतु इस बात का निश्चयात्मक सबूत नहीं है कि मार्गाधिकार अस्तित्व में। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी पुनः प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं किया जा सकता? तो यह आपराधिक है। नेक्स्ट है, प्रति परीक्षा का उद्देश्य है साक्षी की विश्वसनीयता की जांच। नेक्स्ट, क एक हत्याभियुक्त अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। इस तथ्य का ख प्रख्यान करता, तो ये क्या हो जाएगा आपका सबूत का भार क के ऊपर। नेक्स्ट है, अभियुक्त के पिता ने विचारण में अभियोजन की इस बात का समर्थन किया कि उसने साक्षी से यह कहा था कि उसके पुत्र अभियुक्त ने हत्या की है। साक्षी के कथन का स्वभाव होगा, तो ये होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है, मृत्युकालिक कथन जो होता है वह क्या होता है? सॉरी, ऊपर वाला हमने जो वो किया था क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन ये क्या होगा? अनुश्रुत साक्ष्य। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मृत्युकालिक कथन, तो मृत्युकालिक कथन क्या होता है? किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है और की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 और 4। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, यह रेस जेस्टे का एक। नेक्स्ट है, यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया था अभिकथित किया जाता है तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा अंकीय हस्ताक्षरकर्ता का ही अंकीय हस्ताक्षर है सिवाय सुरक्षित
नेक्स्ट है हमारा क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमूक विलेय कूट रचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। तो ख कोई कथन किसी विलेय असली है क साबित कर सकेगा तथा क का कोई कथन की विलेय कूट रचित है ख साबित कर सकेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति लापता हो गया उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ न सुना हो जो यदि वह जीवित होता तो अवश्य सुनता, तब यह उपधारणा उत्पन्न होती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय के संबंध में क्या उपधारणा होगी? तो जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए, उन्हें यह तथ्य सिद्ध करना हो। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट है, बलात् संघ में किसी अभियोजन में जहाँ अभियुक्त तथा मैथुन करना साबित हो जाता है और स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वयं से बात करने में भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। निम्न मामले में अभिनिर्धारित किया गया था। किस मामले में किया गया था? तो ये किया गया था साहू बनाम उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक इकबाली साक्षी का साक्ष्य क्या होगा आपका? विश्वसनीय अवश्य होने चाहिए और अवश्य संपोषित हो। तो ऑप्शन बी 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रथम बार निर्णीत किया गया था। यह था आर बनाम हिंगिस के बाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समर मानहानि के बाद के विनिर्दिष्ट प्रतिरक्षाओं को सही रूप से इंगित करता है? तो यह है विशेषाधिकार सत्यता। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का संशोधन किया गया है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है? तो नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है? डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए अब ये तो पुराना हो गया, लेकिन हो सकता है मान लीजिए एक बार के लिए आ गया कि पुराने वाले से वो करना हो, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दहेज मृत्यु क्या है? धारा 304। ठीक। गृह भेदन क्या है? धारा 445। उसके बाद जो हमला है आपका धारा 351 और सदोष परिरोध क्या है? धारा 340। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अंतर्गत मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है? नीचे दिए कोटों की सहायता से उत्तर दें। तो ये इसका क्या हो जाएगा? धारा 132 और 194। इसके बाद कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? धारा 132 और 94 एक तो था, और धारा 364 का और 396 भी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? हत्या करने की तैयारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? तो अपूर्ण अपराध कौन सा होता है? विधि विरुद्ध जबरन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? सत्य कौन सा नहीं है? बलवा अवश्य लोक स्थान चाहिए, दंगा किसी भी हो सकता है। बी ये क्या है? सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, चोरी का अपराध लूट बन जाता है कब? जब उसमें प्राण का आसन्न संकट जुड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रवंचना निम्नलिखित का आवश्यक तत्व है। तो हो जाएगा आपराधिक न्यास भंग, कूट रचना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अ ब को घोर उपहतिकारित करने के भय में डालकर बेईमानी से ब को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे अ को परदत्त कर दे। ब उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे अ को परदत्त कर देता है। अ ने क्या किया है? लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सामान्य आशय। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो अपना ला वाला सेक्शन था। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी अवश्य करें।